कल्पना कीजिए, आपसे एक वादा किया जाए। एक वादा आपकी पहचान, आपकी संस्कृति और आपकी जमीन को बचाने का। असम के लोगों से भी एक ऐसा ही वादा किया गया था, विदेशी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का। उस वादे का नाम था NRC, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। लेकिन जो प्रक्रिया एक समाधान बनने चली थी, वो असम के लिए एक ऐसा राजनीतिक तूफान बन गई जिसने वहां का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। NRC को असम के विदेशी मुद्दे का अंतिम समाधान बताया गया था, लेकिन इसने आग बुझाने के बजाय एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसने पूरे राज्य की राजनीति को ही अपने चपेट में ले लिया। ये कहानी है कि कैसे एक नागरिकता सूची और एक विवादास्पद कानून ने असम में सत्ता, पहचान और वोट का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है NRC और CAA की। असम की राजनीति को समझने के लिए हमें इतिहास का वो पन्ना पलटना होगा जिस पर भय, आंदोलन और पहचान की लड़ाई लिखी है। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ने के बाद लाखों लोग सीमा पार कर असम आ गए थे। पलायन पहले भी होता था, लेकिन 1971 की इस बड़ी लहर ने असम के स्थानीय समुदायों के मन में गहरा भय पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनकी भाषा और पूरी संस्कृति खतरे में है। उन्हें डर था कि कहीं वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक ना बन जाए। ये डर सिर्फ एक सोच नहीं था, ये सड़कों पर उतर आया। 1979 में असम में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम असम आंदोलन या असम एजिटेशन के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व कर रही थी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, यानी आसू। उनकी मांग स्पष्ट थी, विदेशियों की पहचान करो और उन्हें निर्वासित करो। यह आंदोलन पूरे 6 साल चला, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरा राज्य आग में झुलसा हुआ था। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, आज असम को बचाओ, कल भारत को बचाने के लिए। यह आंदोलन असम की पहचान को बचाने की एक लड़ाई बन चुका था। इसी आंदोलन ने असम में वोट बैंक की राजनीति का चेहरा बदल दिया। अवैध अप्रवासन अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हर दल को इस पर अपना पक्ष लेना पड़ा और राजनीति स्थानीय बनाम प्रवासी और असमिया बनाम बंगाली के आधार पर खेली जाने लगी। लेकिन हर आंदोलन किसी न किसी समझौते पर आकर रुकता है। 6 साल के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1985 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। पर क्या उस समझौते ने समस्या को हल किया या अनजाने में एक और बड़ी चुनौती की नींव रखती? 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार, असम के आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसे कहते हैं असम समझौता। यह असम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पहली बार साफ साफ परिभाषित किया कि विदेशी कौन है। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण खंड उसकी कट ऑफ तारीख थी, 25 मार्च 1971। इसका मतलब था, जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले असम आया, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और जो लोग 1966 और 22 मार्च 1971 के बीच आए, उन्हें नागरिकता मिलेगी, लेकिन 10 साल तक मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो कोई भी 25 मार्च 1971 के बाद असम में दाखिल हुआ, उसे विदेशी माना जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी और उसे कानून के अनुसार निर्वासित किया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते में कहीं भी धर्म का उल्लेख नहीं था। कट ऑफ तारीख के बाद आने वाला हर व्यक्ति विदेशी था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यही असम समझौते की आत्मा थी, एक धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज जिसका उद्देश्य असमिया लोगों की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा करना था। इसी समझौते में यह भी तय हुआ कि असम के नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। यहीं से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC की नींव पड़ी। NRC का पहला संस्करण 1951 में बना था और अब समझौते के तहत उसे अध्ययन किया जाना था। वादा तो हो गया, लेकिन इस वादे को पूरा करने में दशकों लग गए। सरकारें आई और चली गई, पर NRC का काम ठंडा पड़ा रहा। तो फिर अचानक 30 साल पुराना यह वादा जिंदा कैसे हो गया? इसका उत्तर देश के सबसे बड़े न्यायालय में मिलता है। साल 2009 में असम पब्लिक वर्क्स APW नाम के एक गैर संस्कारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि असम समझौते को लागू किया जाए और NRC को अध्ययन किया जाए। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को NRC अध्ययन करने का आदेश दिया। इसके बाद जो हुआ
वो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रशासनिक अभ्यास था। पूरे असम में लोगों को यह साबित करना था कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत के नागरिक थे। इसके लिए उन्हें विरासत दस्तावेज जैसे 1951 का एनआरसी या 1971 तक की मतदाता सूचियां और फिर उनमें अपना संबंध स्थापित करने वाले कागजात जमा करने थे। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है, जमीनी तौर पर उतनी ही कठिन थी। गांव में रहने वाले गरीब लोग, मजदूर और खासकर महिलाएं जिनके पास जमीन के कागजात या जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, उनके लिए यह एक बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा था। सालों तक यह प्रक्रिया चली। 50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे। लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत, जमीन और जेवर बेचकर वकीलों को फीस दी ताकि उनका नाम इस सूची में आ सके। अंत में 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई और जो संख्या सामने आई उसने सबको चौंका दिया। असम की 3.3 करोड़ आबादी में से 19,06,657 लोगों का नाम सूची से बाहर था। 19 लाख लोग, एक झटके में उनकी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अब वे कौन थे? ना इधर के और ना उधर के। इन 19 लाख लोगों में हर समुदाय के लोग थे। इनमें बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू थे, इसमें मुसलमान भी थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सूची से बाहर होने वालों में एक बड़ी संख्या महिलाओं की थी। ऐसी महिलाएं जिनका नाम शादी के बाद बदला गया या जिनके पास अपने मायके के पुराने कागजात नहीं थे। वे इस नौकरशाही की भूल भुलैया में उलझकर रह गए। यहां तक कि स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोग भी सूची से बाहर थे, जिनके पूर्वज सदियों से उस जमीन पर रह रहे थे। एनआरसी का उद्देश्य विदेशी और मूल निवासी के बीच एक रेखा खींचना था, लेकिन इसने एक ऐसी मानव त्रासदी को जन्म दे दिया जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लोग परेशान थे, विदेशी न्यायाधिकरणों के चक्कर काटने पर मजबूर थे और यहीं पर राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। 2016 में असम में भाजपा की सरकार इसी वादे पर आई थी कि वह एनआरसी लागू करके अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालेगी। लेकिन जब अंतिम सूची आई तो भाजपा खुद हैरान रह गई। सूची से बाहर हुए 19 लाख लोगों में से एक बड़ी संख्या बंगाली हिंदुओं की थी, जो भाजपा का एक मुख्य वोट बैंक माना जाता है। यह भाजपा के लिए एक राजनीतिक आत्मघाती घोल जैसा था। उनका अवैध अप्रवासी का नैरेटिव, जो अक्सर मुस्लिम केंद्रित होता था, अब उनके अपने ही संभावित समर्थकों पर उल्टा पड़ गया था। अब भाजपा के सामने एक दुविधा थी। वो एनआरसी को अस्वीकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में बनाया गया था और वो इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को विदेशी मान भी नहीं सकती थी। तो इस राजनीतिक समस्या का समाधान क्या था? उत्तर एक नए कानून में ढूंढा गया। एक ऐसा कानून जो एनआरसी की कहानी को एक नया और ज्यादा विवादास्पद मोड़ देने वाला था। एनआरसी सूची आने के कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पारित कर दिया। इस कानून ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। पहले समझते हैं कि सीएए है क्या। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। शर्त यह है कि ये लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागे हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हो। इस कानून ने नागरिकता के लिए जरूरी निवास की आवश्यकता को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। साथ ही इन लोगों पर अवैध प्रवासी होने के आपराधिक मामलों से भी छूट मिल गई। अब सोचिए, असम के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ। सीएए ने 2 ऐसी चीजों की जो सीधे सीधे असम के समझौते की आत्मा पर हमला था। पहला, कट ऑफ तारीख। असम समझौते ने विदेशियों की पहचान के लिए कट ऑफ तारीख रखी, 25 मार्च 1971। सीएए ने एक नई कट ऑफ तारीख दे दी, 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब था कि 1971 से 2014 के बीच बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, जिन्हें असम समझौता विदेशी मानता था, अब उन्हें नागरिकता मिल सकती थी। दूसरा, धार्मिक आधार। असम समझौता धर्मनिरपेक्ष था। उसके लिए 1971 के बाद आया हर व्यक्ति विदेशी था, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। सीएए ने पहली बार भारतीय नागरिकता कानून में धर्म को एक आधार बना दिया। और यहीं आकर हमें असम के विरोध और बाकी देश के विरोध के बीच का अंतर समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक
लोग सीएए का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण लगा। उनका कहना था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन असम में गुस्सा किसी और कारण से था। वहां के लोग, खासकर मूल असमिया भाषी लोग, सीएए का विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। वो इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया गया था। उनके लिए 1971 के बाद आया कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक विदेशी है जो उनकी पहचान और संस्कृति के लिए खतरा है। उनका गुस्सा इस बात पर था कि सीएए असम समझौते को रद्द कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने 6 साल संघर्ष किया था। उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आसू और दूसरे क्षेत्रीय संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने साफ कहा कि असम अवैध प्रवासियों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। यहां तक की कहानी थोड़ी जटिल है, लेकिन महत्वपूर्ण भी। हमने देखा कि कैसे 40 साल पुरानी एक समस्या ने एनआरसी का रूप लिया और फिर एनआरसी के परिणामों ने सीएए को जन्म दिया। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो एक क्षण निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम राजनीति के उस शतरंज की विरासत को समझेंगे जिसमें इन दोनों मुद्दों को मोहरा बनाकर पार्टियों ने अपनी अपनी चालें चली। एनआरसी और सीएए ने असम की राजनीति को 2 खेमों में विभाजित कर दिया। हर पार्टी को एक पक्ष चुनना पड़ा और इन्हीं फैसलों ने अगले चुनावों के लिए जमीन तैयार की। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल की मुख्य खिलाड़ी बनकर सामने आई। उनकी रणनीति एक दोधारी तलवार जैसी थी। पहला, उन्होंने मूल असमिया आबादी से एनआरसी का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और असमिया पहचान की रक्षा करेंगे। इस नारे ने उन्हें 2016 का चुनाव जीतने में बड़ी मदद की। लेकिन जब एनआरसी की सूची आई और उसमें लाखों हिंदू बाहर हो गए तो भाजपा ने फौरन अपनी दूसरी चाल चली। वो सीएए ले आई और इसे धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू भाई बहनों को न्याय दिलाने वाले कानून की तरह पेश किया। उन्होंने एनआरसी से बाहर हुए हिंदुओं को एक सुरक्षा जाल का वादा किया। तो एक तरफ वह मूल असमिया लोगों के रक्षक बने और दूसरी तरफ बंगाली हिंदुओं के हमदर्द। इस दोहरी रणनीति के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और 2021 का चुनाव भी जीत लिया। कांग्रेस, इस पूरे मामले में कांग्रेस बुरी तरह फंस गई। उनका पक्ष स्पष्ट नहीं था। असम में उनके नेताओं ने एनआरसी का समर्थन किया क्योंकि इसकी शुरुआत उनके ही कार्यकाल में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसका विरोध किया। जब सीएए आया तो उन्होंने इसका पूरे देश में विरोध किया, इसे असम समझौते के खिलाफ बताया। इस भ्रम के चलते भाजपा ने उन पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया और कांग्रेस अपना पारंपरिक मूल निवासी और प्रवासी वोट बैंक दोनों भाजपा के हाथों खोती चली गई। क्षेत्रीय दल आसू, अगप, एआईयूडीएफ। असली नाटक तो यहां देखने को मिला। आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिस संगठन ने असम आंदोलन शुरू किया था, उसने एनआरसी का पूरा समर्थन किया। लेकिन जैसे ही सीएए आया, वे भाजपा के सबसे बड़े आलोचक बन गए। उन्होंने सीएए को असम समझौते के साथ विश्वासघात कहा और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। आसू का गुस्सा साफ दिखता है कि असम की लड़ाई धर्म की नहीं, बल्कि पहचान और समझौते की रक्षा करने की थी। अगप, असम गण परिषद, ये पार्टी असम आंदोलन से ही पैदा हुई थी। विडंबना देखिए, ये पार्टी उस भाजपा के साथ गठबंधन में थी जो सीएए ला रही थी। सीएए के मुद्दे पर अगप के अंदर ही विभाजन हो गया। उन्होंने गठबंधन तोड़ा, फिर वापस जुड़ गए। इससे उनकी विश्वसनीयता को बड़ा झटका लगा। एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल की यह मुस्लिम केंद्रित पार्टी है। एनआरसी और सीएए के बाद मुसलमानों के बीच जो भय और गुस्सा था, उसका फायदा एआईयूडीएफ को मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने सीएए विरोधी मंच पर चुनाव लड़ा, लेकिन इससे मुस्लिम वोट कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच विभाजित हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा को हिंदू वोटों को मजबूत करने में और भी आसानी हो गई। इस पूरे राजनीतिक नाटक ने जमीनी स्तर पर लोगों के वोट देने के तरीके को ही बदल दिया। इन दलीय रणनीतियों ने सीधा असर असम के मतदान पैटर्न पर डाला। राजनीति इतनी ध्रुवीकृत हो गई कि वोट अब विकास या सड़क बिजली पर नहीं, बल्कि पहचान और धर्म पर पड़ने लगे। हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव, भाजपा ने इस नैरेटिव का बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। उन्होंने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देकर यह भय पैदा किया
कि असम में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसे हिंदू और मूल निवासी खतरे में है। जब एनआरसी से लाखों बंगाली हिंदू बाहर हुए तो उनके सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में भाजपा उनके लिए एक उम्मीद बनकर सामने आई, जिसने सीएए के जरिए उन्हें नागरिकता का वादा किया। इस एक कदम ने बंगाली हिंदू वोट को बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में डाल दिया। स्थानीय बनाम प्रवासी नैरेटिव। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय जो एनआरसी में बहिष्कार और विदेशी न्यायाधिकरणों की लंबी कानूनी लड़ाइयों से जूझ रहा था, वो भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गया। लेकिन उनका वोट, जैसा हमने पहले चर्चा की, कांग्रेस और एआईयूडीएफ में विभाजित होने से कमजोर हो गया। इस बीच मूल असमिया मतदाता एक दुविधा में था। वो भाजपा के एनआरसी कदमों से खुश था, लेकिन सीएए से सख्त नाराज। इस नाराजगी को शांत करने के लिए भाजपा ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। असम समझौते के खंड 6 को लागू करने का वादा। खंड 6 मूल असमिया लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति और भूमि के लिए संवैधानिक संरक्षण देता है। इस वादे और लगातार अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ कड़े रुख ने मूल मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को भाजपा के साथ जोड़े रखा। इस राजनीतिक रणनीति का एक जमीनी रूप बेदखली अभियानों में भी दिखा। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई बस्तियों को उजाड़ दिया गया, जिनका शिकार अक्सर बंगाली भाषी मुसलमान हुए। इन कार्रवाइयों ने ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया। भाजपा की रणनीति सफल रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में एनआरसी सीएए के तूफान के बाद भाजपा गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीतकर शानदार तरीके से सत्ता में वापसी की। ये जीत इस बात का सबूत थी कि उनकी पहचान की राजनीति और विकास का मिशन काम कर गया था। तो आज असम की राजनीति कहां खड़ी है? एनआरसी और सीएए ने मिलकर असम के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। पहली बात, वोट बैंक अस्थायी रूप से पुनर्गठित हो चुके हैं। भाजपा अब खुद को मूल निवासियों और हिंदुओं दोनों का रक्षक साबित कर चुकी है। उन्होंने सफलतापूर्वक असमिया पहचान के मुद्दे को हिंदू पहचान के साथ जोड़ दिया है। इसके चलते कांग्रेस सिकुड़कर कुछ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पार्टी बनकर रह गई है। और दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व कमजोर हुआ है। अगप जैसी पार्टी भाजपा के गठबंधन में अपनी अलग पहचान खो चुकी है। इससे विरोधी कहते हैं कि सीएए का भय बेवजह पैदा किया गया था, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि कानून का उद्देश्य लाखों लोगों को नागरिकता देना नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हें संरक्षण देना था जो उत्पीड़न के शिकार थे। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी इसको लेकर संदेह बने हुए हैं। असम की कहानी एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें पहचान, इतिहास, राजनीति और मानवता की कई धाराएं आकर मिलती है। इसकी शुरुआत अपनी संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन से हुई। इस आंदोलन ने एक समझौते को जन्म दिया। उस समझौते से एक नागरिकता सूची एनआरसी बनी, जिसने लाखों लोगों को राज्य विहीन कर दिया। और उस सूची के परिणाम ने एक ऐसा कानून सीएए को जन्म दिया जिसने पूरे देश में हंगामा कर दिया। एनआरसी को एक पूर्ण विराम, एक अंतिम समाधान होना था, लेकिन वह एक अल्प विराम बनकर रह गया। सीएए को एक समाधान के तौर पर लाया गया, लेकिन वह एक नया प्रश्न, एक नई समस्या बन गया। असम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुराने घाव अभी भरे नहीं हैं और एक नए भय पैदा हो रहे हैं। सरकार ने सीएए के नियम लागू कर दिए हैं और कुछ लोगों को नागरिकता मिलनी शुरू भी हो गई है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सीएए असम के पुराने जख्मों पर मरहम लगाएगा या इस जटिल समाज में नई दरारें पैदा करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।